Hello friends, welcome to our channel Maths Wala Suraj Mato, and today we are going to study law of chemical combination, in which we will study the first law, that is law of conservation of mass. So I start with the law of conservation of mass. It was given by French chemist Antonio Lavoisier, and first we will show the statement. Statement states that mass is neither created nor destroyed during formation of compound. It can only transform from one form to another. तो एंटोनियो लेवेजर का कहना था कि मास ना तो क्रिएट होता है या ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है वो सिर्फ खुद को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे रिएक्शन के टाइम कोई कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है, वैसा अभी आप लोग एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा इस डेफिनेशन का मतलब। तो मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें CO2 का फॉर्मेशन का रिएक्शन है। तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं, C+O2 गिव्स अस CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, हम लोग क्या दे रहे हैं CO2। तो इसमें जो कार्बन का वेट है वो है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट है वो है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो दोनों ऑक्सीजन का मिला है कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम और 12 ग्राम कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो हम लोग का जो रिएक्टेंट का वेट है वो हम लोग कितना मिला 44 ग्राम। और हम लोग अगर प्रोडक्ट का वेट देखेंगे तो एक कार्बन का 12 ग्राम, तो एक कार्बन का 12 ग्राम, और अगर दो ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। तो सेम अगर हम लोग प्रोडक्ट को भी ऐड करेंगे तो 12 + 32 वो कितना हो जाएगा 44। तो अभी आप लोग देखोगे कि जितना मास है ना हम लोग का रिएक्टेंट का रिएक्शन में, उतना ही सेम हम लोग को प्रोडक्ट का आ रहा है। तो मतलब ना तो मास क्रिएट हो रहा है, मतलब ना तो मास बढ़ रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ना तो मास कम हो रहा है। तो ये जो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, वो यही स्टेट करता है कि मास कभी क्रिएट नहीं होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। हम लोगों ने ये रिएक्शन से अच्छे से समझ लिया। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमेशा मतलब राइट नहीं होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना, मास रिलीज होता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय ऑफ मास हो रहा है। इसलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उस रिएक्शन के बाद जो है C+O2 वाला, उस रिएक्शन के बाद अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्चुअल मीनिंग देखें तो वो कुछ ऐसा होगा कि इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग देखें तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का भी होगा। वही कहना था उस लॉ का। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग को न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खासकर अगर मैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसे जो भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम जैसे JEE नीट CET, तो इस सब में क्या आता है, जो इस समय जो है MCQ के फॉर्म में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। डेफिनेशन आपको थ्योरी क्वेश्चन मतलब जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं और बोर्ड में मतलब देखने को मिलते हैं। तो पहला जो सम दिया है आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हो, तो उसमें पहला क्या दिया है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड x ग्राम ऑफ CaO, कैलकुलेट मास ऑफ CaO। तो हम लोग अभी सम करने की ट्राई करते। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो मैं पहले तो कोई भी अगर ऐसे टाइप के सम दिए होंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को रिएक्शन लिख लेना है, क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा CaCO3 ऑन हीटिंग, ये डेल्टा साइन जो है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो पता नहीं होगा, ये डेल्टा को हम लोग हीट बोलते हैं। आगे आगे पढ़ोगे तो आप लोग और अच्छे से समझेगा। तो ये जब हीटिंग पे हम लोग को क्या प्रोडक्ट देता है CO2 एंड CaO। तो इसका जो मतलब रिएक्टेंट कब है, जब भी रिएक्शन के पहले इसका कितना मतलब वेट था, तो वो था 10 ग्राम, और हम लोग को प्रोडक्ट कितना मिला है CO2 मिला है 4.4 ग्राम और x ग्राम CaO मिला है। तो हम लोग को पूछ रहा है CaO कितना मिला है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, तो उसका जो हम लोग का मेन जो पॉइंट क्या था कि जो टोटल रिएक्टेंट ऑफ है, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है CaCO3 ये कितना है हम लोग का 10 ग्राम, और सम यहाँ पे CO2 कितना है 4.4 ग्राम, और ये पता नहीं तो हम लोग x लेते हैं x ग्राम। तो हम लोग को x चाहिए, तो हम लोग अलजेब्रा यूज करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इससे रहा तो माइनस, तो 10 -
4.4 शुड बी इक्वल टू x ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से हम लोग ग्राम हटा देते तब तक के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट और ये कितना 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5.6 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे CaO। अगर ये किसी को समझेगा नहीं मैंने माइनस कैसे किया है, तो हम लोग ऐसा पॉइंट वाला करते हैं, जब मतलब पॉइंट के आगे मतलब नंबर के आगे कोई नंबर नहीं रहता, पॉइंट के आगे तो हम लोग 0 ले लेते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया तो 5, तो 5.6। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, CaO इज 5.6 ग्राम। आई होप आपको ये समझा। So now we are going to study law of definite proportion. So now we will study law of constant proportion. It is also called as law of definite proportion. It was given by a French chemist Joseph Proust. So first we will see the statement of the law. It statement states that a pure compound always contain same element in definite proportion by weight, irrespective of its source and method of preparation. तो अगर ये हम लोग स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा बताता है कि कोई भी प्योर कंपाउंड है तो वो हमेशा जो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा, चाहे हम लोग उसको कोई से भी सोर्स से हम लोग को कंपाउंड मिले या हम लोग कोई भी मेथड से वो बना ले। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल लूँगा तो आपको अच्छे से समझेगा। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ वाटर का। तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो उसमें जो है ना 11.19% रहता है वो हाइड्रोजन रहता है उसके वाटर के वेट के हिसाब से, और 88.81% जो रहता है वो ऑक्सीजन। तो हम लोग अगर दुनिया का कोई सा भी पानी उठा लेंगे तो उसमें हमेशा 11.19% हाइड्रोजन होगा ही और 88.81% ऑक्सीजन ही होगा, चाहे वो पानी नदी का होगा या फिर मतलब अगर प्योर वाटर है तो हमेशा ऐसे ही होगा। तो यही हम जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग जो है वो यही है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा। तो नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ कॉपर कार्बोनेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, CuCO3। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक, मतलब नेचुरल जो पहले से ही था और सिंथेटिक जो हम लोगों ने लैब में बनाया, तो दोनों में मतलब क्या उसका प्रोपोर्शन सेम आता है कि नहीं। तो कॉपर कार्बोनेट की बात करें तो नेचुरल में जो है कॉपर वो 51.35% रहता है, ऑक्सीजन 9.74 और कार्बन 38.91। और सेम हम लोग देखेंगे तो सिंथेटिक में भी 51.35, 9.74 और 38.91। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो यही कि मतलब हम लोग को कोई सा भी प्योर कंपाउंड होगा तो उसमें जो कंपाउंड का जो भी मतलब एलिमेंट रहेगा उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। जब भी कोई लॉ जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन रहता ही है। तो सेम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी ऑब्जेक्शन था। इसको जो बेर्थलोट करके साइंटिस्ट था उसने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्शन को उसको माना नहीं गया क्योंकि उसके जो सैम्पल्स थे वो इम्प्योर थे। तो आई होप आपको जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो समझा। अभी हम लोग उस पर भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्योंकि जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन ऐसा है, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। इन वन केस 1.7 ग्राम ऑफ मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। सो डैट गिवन डेटा इलिस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग को केस 1 में क्या दिया है, केस 1 में हम लोग को दिया है कि मास ऑफ कॉपर है 1.75 ग्राम और मास ऑफ CuO है 2.19 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर हम लोग निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CuO, तो वो हो जाएगा 2.19 अपॉन 1.75 इंटू 100। तो इसको जब हम लोग अगर ना आवाज़ आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं इन कॉपर ऑक्साइड। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड वो क्या हो जाएगा, तो 1.75 अपॉन 2.19 इंटू 100। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 79.9 ग्राम। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। अभी आप लोग मैथ्स में एक लेसन पढ़ोगे लॉग, तो हम लोग उसके मतलब जो लॉग से सेल्फ सॉल्व करेंगे
और जहाँ तक एंट्रेंस एग्जाम की बात रही तो उसमें लॉग बुक आपको मिलेंगे नहीं, हो सकता है मिले ना मिले, तो उसमें हम लोग मतलब एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। तो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो हम लोग को ये क्या मिला है, परसेंटेज ऑफ कॉपर मिला है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 79.9, और हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, तो 20.1% हम लोग को ऑक्सीजन आ गया। ये केस 1 था। अभी मैं क्या है केस 2 लेता हूँ। तो केस 2 में हम लोग को दिया है मास ऑफ कॉपर इज 1.14 ग्राम और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज 1.43 ग्राम। अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.14 अपॉन 1.43 इंटू 100, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा 79.7%। तो ये हम लोग को क्या मिला, कॉपर का परसेंटेज मिला। अब ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हम लोग को, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO तो वो क्या हो जाएगा 100 माइनस 79.7%। अभी कुछ लोगों को माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग 100 में से माइनस क्यों करें, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज होता है ना कोई भी चीज़ का, तो वो 100 होता है। तो 100 में से हम लोग को अभी कॉपर और ऑक्सीजन का मिला के 100% हो रहा है। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों को मिला के 100 हो रहा है। तो अगर हम लोग को कॉपर पता चल जा रहा है तो 100 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं, कॉपर का परसेंटेज हम लोग को पता चल जाए, और अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए 100 में से कॉपर का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये 9 में से 9 गया तो 0, और फिर 9 में से 7 गया 2, तो कितना है 20.3%। तो अभी आप लोग अगर देखोगे तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है या नहीं करना है, वो हम लोग को प्रूफ करना था। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे, अगर कॉपर का जो परसेंटेज है कितना है यहाँ पे 79.9, और यहाँ पे कितना है 79.7, तो आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट सेम है। 79.9 79.7 मतलब पॉइंट का कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट तो सेम ही है ना। सेम अगर हम लोग कॉपर का ऑक्सीजन का देखेंगे तो क्या है 20.1, और यहाँ केस 2 में क्या है 20.3, तो यहाँ पे भी दोनों क्या है ऑलमोस्ट सेम है। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए हम लोग का लॉ कुछ ऐसे ही है कि वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में मतलब रिएक्ट होते। तो ये यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है कॉपर और ऑक्सीजन का वो सेम है, इसलिए जो ये क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझा। सो नाउ वी विल स्टडी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इट वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन, and now we see the statement. When two elements combine with each other to form two or more compound, the mass of one element which combine with fixed mass of other bear simple whole number ratio। मतलब ये इस लॉ का स्टेटमेंट का मतलब ऐसा है कि जब दो या उससे ज़्यादा मतलब एलिमेंट कंबाइन होते हैं और दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसमें जो कोई भी एक जो ये रहता है ना एलिमेंट, उसका जो मास जो रहते हैं ना दोनों के प्रोडक्ट में, वो उसका अगर हम लोग रेशो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में आता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा। तो एग्जांपल में मैं ये रिएक्शन ले रहा हूँ जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम लोग को क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दो एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, हम लोग को दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो CO और एक CO2। तो हम लोग पहले जो CO की अगर बात करें तो उसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब CO में कितना ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम, और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की बात करें तो उसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में जो कार्बन का वेट है वो 12 ग्राम ही है, लेकिन अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो वेट है तो वो 16 और 32 है। तो अगर उसका हम लोग रेशो लेंगे तो आएगा 16:32, और अगर हम लोग उसको मतलब कैड करेंगे तो क्या आएगा 1:2, जो कि क्या है सिंपल होल नंबर का रेशो है। तो ये लॉ का यही तो कहना था कि जब भी मतलब एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होता है, तो कोई एक जो एलिमेंट रहता है वो जो फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है, जो कि यहाँ पे जो रेशो है वो होल नंबर आना चाहिए, और हमारा होल नंबर आया भी है जो कि 1:2। पे न्यूमेरिकल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझेगा। तो पहला जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ तो दिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन फॉर टू फॉर्म टू कंपाउंड।
द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग इज 5.93% while in the other is 11.2%. सो डैट दिस डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। तो अगर हम लोग इसका पहले तो मतलब अगर मैं क्वेश्चन समझूँ और फिर यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा कि इन द फर्स्ट कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कंपाउंड के बारे में। तो इन फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें एच इक्वल टू 5.93%। तो हम लोग को एच मिल गया। अभी हम लोग को अगर ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस 5.93। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 3 के 7 0 और ये हो जाएगा 94.07%। तो हम लोग किसका मिला, फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंट मिला। अभी हम लोग सेकंड कंपाउंड के लिए देखते हैं। तो सेकंड कंपाउंड में जो हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है तो वो दिया है हाइड्रोजन इक्वल टू 11.2%। तो हम लोग को हाइड्रोजन मिल गया। अभी हम लोग ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 11.2। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8, तो कितना हो जाएगा 88.8%। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता चल गया। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो मास फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इन द फर्स्ट कंपाउंड पहले हम लोग पहला ही कंपाउंड को देखेंगे। तो इन द फर्स्ट कंपाउंड मास ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 94.07 अपॉन, अगर हम लोग फॉर्मूले में देखें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और वो क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर परसेंटेज जो दिया है उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 94.07 अपॉन हो जाएगा 5.93। तो जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आता है तो वो आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 15.86%। तो हम लोग को फर्स्ट कंपाउंड का मास मिला। अभी सेकंड कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का मास है तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अपन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का परसेंट हम लोग सेकंड कंपाउंड में कितना है 88.8%, और जो हाइड्रोजन का दिए है वो कितना है, तो वो है 11.2%। तो अगर हम लोग इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग को आंसर आएगा तो वो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, आपको आएगा 7.9। तो अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग को दोनों कंपाउंड मिला ना, अगर हम लोग इसका रेशो लेंगे, जैसे हम लोग अगर रेशो ऑफ फर्स्ट कंपाउंड अपन सेकंड कंपाउंड उसमें जो हाइड्रोजन का मास है उसका रेशो लेंगे तो 15.8 अपन 7.9 अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 2:1। मतलब जो हम लोग को ये रेशो मिल रहा है ये सिंपल होल नंबर में। तो ये कौन से लॉ का है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से। अगर कभी भी हम लोग अगर मतलब अगर रेशो लेते हैं कोई भी कंपाउंड का, तो अगर वो सिंपल होल नंबर रेशो आता है तो वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने जो लॉ था वो प्रूफ कर दिया। So now we will study the next law, that is Gay-Lussac law of combining volume. So law of combining volume, as the name suggests, it was given by scientist Gay-Lussac, and its statement is under same condition of temperature and pressure, volume of gases, reactant and product are in simple whole number। मतलब अगर हम लोग मतलब लॉ का मतलब यह है कि अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन को सेम कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर पे रखें तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी रहेगा ना वो होल नंबर में रहेगा। ये आपको लॉ में उतना नहीं समझेगा। अगर मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। और अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, और जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो 2। तो इसका जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1:1:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो हो गया ना। तो यही मतलब जो लॉ था उसका कहना था। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हो, उसमें रिएक्शन ऐसा कुछ दिया है 3H2 + N2 गिव्स अस 2NH3। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन का वॉल्यूम देखेंगे तो वो 3 है, नाइट्रोजन का 1 है, और NH3 अमोनिया का वॉल्यूम 2 है। तो इसका जो सिंपल होल नंबर हो जाएगा रेशो वो क्या हो जाएगा 3:1:2। अगर हम लोग लॉ को देखेंगे तो लॉ में हम लोग को जो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो वॉल्यूम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो हमेशा सिंपल होल नंबर में होगा। तो यहाँ पे भी जो रिएक्टेंट है H2 और N2 और प्रोडक्ट अमोनिया वो सब का रेशो क्या है 3:1:2 जो कि होल नंबर।